हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ फोर्थ पार्ट 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। बिफोर दिस आई हैव मेड 3 वीडियोज़। 3 पार्ट में इस वीडियो को मैंने बनाया है, ये चौथा पार्ट है। तो वो 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, आई विल पुट द लिंक बिलो दिस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ से आप वो वीडियोस देख लो। उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, विच इज़ वेरी कंपलसरी फॉर एनी बिजनेस। आपको फैक्ट्री डालना है, आपको दुकान डालना है, आपको जो भी कुछ डालना है उसके लिए आपको चाहिए लैंड। और लैंड जो है वो नेचुरल फैक्टर है, नेचुरली अवेलेबल होता है। अब लैंड के जो है वो 3 डिफरेंट यूजेस है। सबसे पहले बिलो द सरफेस, मतलब लैंड के नीचे मिनरल्स मिलते हैं, उनसे हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। वो हमारा बिजनेस का प्रोडक्ट बन सकता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो भी हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको निकालने के बाद हम मार्केट में सेल करके पैसे कमा सकते हैं। ऑन द सरफेस होता है वाटर, ये सब चीज़ें हमें सरफेस के ऊपर मिलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन, सॉइल, ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बिजनेस होते हैं जिसमें मिट्टी लगता है, रेत लगता है, पानी, तो ये सब बेचकर भी हम पैसे कमा सकते हैं। अबाव द सरफेस होता है सनलाइट, एयर, तो ये सब चीज़ें अबाव द सरफेस होता है। तो लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड के बाद आता है लेबर जो है वो ह्यूमन फैक्टर है, एक लिविंग थिंग है। और जो भी इंसान एज ए लेबर काम करता है, उसको काम करने के बाद बदले में जो तनख्वाह मिलता है उसको हम इंग्लिश में वेजेस बोलते हैं। तो लेबर जब अपना काम कंप्लीट करता है, लेबर को क्यों रखा जाता है? लेबर मेरे फैक्ट्री में जो भी मशीन चल रहे हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, चीज़ों का देखभाल करने के लिए लेबर इज़ वेरी नेसेसरी। बिना लेबर के हम प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, और बदले में उनको क्या देना पड़ता है? वेजेस। एग्जाम्पल है लेबर का कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर। दीज पीपल आर नोन एज लेबर हु वर्क फॉर अस एंड इन रिटर्न दे गेट वेजेस। नेक्स्ट इज कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हम लगाते हैं। कैपिटल जितना अच्छा ज़्यादा हम लगाएंगे, हमारा बिजनेस उतना बड़ा होगा। अब आपको ज़मीन खरीदनी है तो पैसे चाहिए, लेबर रख लिए, उनको तनख्वाह देना है तो पैसे चाहिए, आप मशीन इंस्टॉल करोगे, मशीन परचेस करोगे, उसके लिए पैसा चाहिए। सो कैपिटल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितना ज़्यादा आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा बड़ा आपका बिजनेस होगा, और जितना कम कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे आपका बिजनेस भी उतना लिमिटेड होगा। अब कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद हमें जो है प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। हम जो भी कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद हमें उसका बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, मतलब प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद आता है एंटरप्रेनर इज द ऑर्गेनाइजर हु इज़ द रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। अब एंटरप्रेनर को दूसरे नाम से हम बिजनेसमैन भी बुलाते हैं। तो इन सब जो तीनों चीज़ हमने इसके पहले देखी, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों चीज़ को मैनेज करने के लिए जो इंसान की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बिजनेसमैन बोलते हैं। बिना अच्छे बिजनेसमैन के कोई भी बिजनेस स्टैंड नहीं कर सकता। लेबर कैसे कंट्रोल करना है, लैंड कौन सा परचेस करना है, कैपिटल कितना लगाना है, किधर लगाना है, वेस्टेज कैसे कम करना है, ये सब चीज़ें बिजनेसमैन के दिमाग में होता है। ही इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर हु गेट्स द वर्क डन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट। अब बिजनेसमैन की सबसे खास बात ये होती है कि वो खुद काम नहीं करता, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो दूसरों से काम करवा कर लेता है। अब वो इंसान जो दूसरों से काम करवा कर लेगा और बदले में प्रॉफिट अर्न करेगा, उसी को हम बिजनेसमैन बोलते हैं। उसके बाद बिजनेस का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इट्स द डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड अमंग डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लेम द रिवॉर्ड ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने कोई सामान बनाया और उस सामान को जब आप मार्केट में सेल कर देंगे तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रिवॉर्ड निकलेगा। जो लैंड था उसका रेंट पे करना रहेगा, तो जिसने हमें लैंड दिया है उसको लैंड का रेंट मिल जाएगा। जो लेबर हमारे पास काम कर रहा था उसको वेजेस मिल जाएगा। जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया था उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। और जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कर रहा है, उसको इनडायरेक्टली प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी नीड, कोई भी वांट जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। उसके बाद आता है एक्सचेंज। It is give and take between various unit of economy. Exchange refer to sale and purchase of good. Exchange का सिंपल मीनिंग है खरीदना और बेचना। मैंने पैसे दिए और कोई सामान खरीद लिए, या फिर मैंने कोई सामान किसी को दिया और बदले में पैसे ले लिया। इन दोनों केसेस में इसको हम बोलते हैं
एक्सचेंज। उसके बाद आता है कंजम्पशन, किसी भी चीज़ को यूज़ करना, कॉमोडिटी, गुड्स या सर्विस को जब हम यूज़ करते हैं हमारे किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तब हम उस चीज़ को कंजम्पशन बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम चैप्टर के एकदम एंडिंग पार्ट में, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा मीनिंग बनता है लार्ज और एग्रीगेट, मतलब बड़े इकोनॉमी को जब हम स्टडी करते हैं। इसके पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देख रहे थे, इंडिविजुअल यूनिट, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरे कंट्री का इकोनॉमिक स्टडी करने वाले हैं। पूरा एक कंट्री में कितने लेबर काम कर रहे हैं, कितना लैंड अवेलेबल है, कितने घर है, सब घर में लोग कितने इनकम ले रहे हैं। पहले हम पर्सनल इनकम देख रहे थे, अब हम नेशनल इनकम के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, टोटल एम्प्लॉयमेंट चेक करते हैं, नेशनल इनकम चेक करते हैं, नेशनल आउटपुट कितना हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट पूरे कंट्री में एक साथ कितना इन्वेस्टमेंट एक दिन का हो रहा है, टोटल सेविंग कितना हो रहा है, टोटल कंजम्पशन, टोटल सप्लाई। तो पूरे देश के अंदर जब हम बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को, तब हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। केनेथ बाउल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं एक बार रीड कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी सच but with aggregate of these quantity, not with individual income but with national income। तो जैसा मैंने बताया कि ये छोटे चीज़ों को स्टडी नहीं करता, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े चीज़ों को स्टडी करता है। ये कोई इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी नहीं करता, ये पूरे नेशनल इनकम को स्टडी करता है। बट विथ जनरल प्राइस लेवल, जनरल हम किसी एक कमोडिटी का प्राइस नहीं देखते, हम पूरे सब चीज़ों का प्राइस कंपेयर करते हैं। नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ नेशनल आउटपुट, हम पूरा नेशनल आउटपुट देखते हैं कि कितना हो रहा है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है, जैसे सबसे पहले आता है नेशनल इनकम। दिस रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन। हमारे पूरे कंट्री में सब लोग मिलकर कितना इनकम कलेक्ट कर पाते हैं, इसको स्टडी करते हैं, इसको स्टडी करता है नेशनल इनकम। इट इज़ रिफर्ड टू एज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री के अंदर पूरे साल भर में लोगों ने कितना पैसा कमाया है, हर एक पर्सनल इंसान जितना पैसा कमाता है, वैसे हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं सबका जब हम एक साथ देखते हैं उसको नेशनल इनकम कहा जाता है। उसके बाद आता है सेविंग। व्हाट इज सेविंग? It is a part of the income which is set aside to satisfy the future need by foregoing current consumption। सेविंग का सिंपल मीनिंग ये होता है, हमारे पास जितना भी इनकम है उस इनकम में से हम सब कुछ जब खर्च कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका पार्ट रखते हैं फ्यूचर में स्पेंड करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेविंग। इन अदर वर्ड, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज़ नॉट स्पेंट करंटली ऑन कंजम्पशन। सेविंग का मतलब होता है हमारे पास जो इनकम आया है, हमने करंटली जिस इनकम को स्पेंड नहीं किया है, हमने जिस पैसे को अभी खर्च नहीं किया है, फ्यूचर में खर्च करने वाले हैं, उस पैसे को सेविंग कहा जाता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मशीनरी, इक्विपमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपके पास पैसा है और आपने उस पैसे को लगाया है किसी जगह पर जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, आपने उस 1 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट कर दिया और बदले में आपने एक ज़मीन खरीद ली। मतलब आपने 1 लाख रुपीज़ किसी को दिया और बदले में ज़मीन खरीद लिया। अब उस ज़मीन को आप रेंट पे दे सकते हो किसी कंपनी वाले को, कंपनी वाले से आपको हर महीने रेंट मिलेगा, तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ रिटर्न आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करने पे हमें रिटर्न्स मिलते हैं। उसके बाद है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब होता है मार्केट में उतार चढ़ाव, या बिजनेस में जो उतार चढ़ाव होते हैं। कभी कभी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और कभी कभी बिजनेस एकदम नीचे गिर जाता है, अप्स एंड डाउन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल। इसको फ्लक्चुएशन भी कहा जाता है। अब फ्लक्चुएशन 2 तरीके का होता है, इन्फ्लेशन या फिर डिप्रेशन। इन्फ्लेशन का मतलब इट इज़ कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जब पैसे की कीमत जो है वो कम हो जाती है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 90s के ज़माने में 1 रुपये में हम अच्छा खासा बहुत सारा चीज़ खरीद सकते थे, लेकिन 2015, 2016, 17 आते आते 1 रुपये का जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट 1 रुपये का अभी हम चॉकलेट भी परचेस नहीं कर सकते। चॉकलेट का प्राइस भी 2 रुपये के ऊपर हो गया। मतलब एक चॉकलेट भी परचेस करना है तो 2 रुपये चाहिए हमें। तो ये बताता है कि पहले जो पैसे की कीमत थी वो बहुत ज़्यादा थी। पैसे के मुकाबले
जो सामान थे उनके प्राइस कम थे, लेकिन इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे पैसे की कीमत कम हो जाती है और उसके जो सामान चाहिए रहते हैं, सामान का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरा सिचुएशन है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ कंटिन्यूस फॉल इन ओवरऑल प्राइस एंड लोअरिंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब पूरे कंट्री में कंटिन्यूसली इकोनॉमिक गिरने लगता है, मतलब सेल्स बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम बिजनेस की बात करें तो एक साल सेल नहीं हुआ, कंपनी लॉस में चला गया, वापस दूसरे साल सेल नहीं हुआ, वापस तीसरे साल, ऐसे कंटिन्यूस कंपनी धीरे धीरे जब डूबते जाती है, या फिर कोई कंट्री धीरे धीरे जब कंट्री का इकोनॉमी गिरते जाता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं डिप्रेशन। आफ्टर डिप्रेशन देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पूरी कंट्री या कोई बिजनेस जब इकोनॉमिकली ग्रो करता है, जब उसका इकोनॉमिक बहुत बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है। अब सेल्स कब बढ़ेगा? जब किसी कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा कमोडिटी, ज़्यादा सर्विसेज होंगे, उसको सेल करके हमारे कंट्री का नेशनल इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अब जो ये स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जब हमारी कंट्री में कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा है, जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे उतना ज़्यादा हम चीज़ों को सेल कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगा, और जिस कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा होता है वो कंट्री इकोनॉमिकली उतना ही डेवलप्ड होता है। सो अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हमें। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है इंसान के कुछ एस्पेक्ट होते हैं। इट इंडिकेट्स, डेवलपमेंट इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंज इन सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना, किसी जगह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाना, कोई सिटी जो पहले बहुत आउटडेटेड थी अब वो सिटी बढ़ गई है, तो इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो ये बहुत नैरो कंसेप्ट है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ नेशनल इनकम को देखता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ों को देखता है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ों को देखता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के कभी भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अनडायमेंशनल है, मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं है कि कैसे नेशनल इनकम को इंक्रीज करे। आप जो भी कमोडिटी बनाओगे उसे सेल करोगे, आपको मिल जाएगा पैसा। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, उसमें सारी चीज़ों को देखना रहता है। करंट कंडीशन, मेरा जो इकोनॉमी है कंट्री का वो किस कंडीशन पे है, इकोनॉमी, लोगों के पास पैसे है या नहीं है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, पॉवर्टी कितना है। दैट्स व्हाई इट्स अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। इकोनॉमिक ग्रोथ रिवर्स हो सकता है, मतलब कभी कभी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है या फिर कभी कभी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो जाता है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड इरिवर्सिबल। एक बार इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है कहीं का, फिर उसको पीछे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। वी कांट इरिवर्स इट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। मतलब नेशनल, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम मेजर करते हैं दो चीज़ों से, पर कैपिटा इनकम या फिर नेशनल इनकम। मतलब हमारे पूरे कंट्री में नेशनल इनकम किसी भी तरीके से जनरेट हो रहा है उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की, इंसानों को एजुकेशन कैसे मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी बराबर है या नहीं है, हाउसिंग फैसिलिटी बराबर है या नहीं है। तो इन सबको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रखते हैं। And we have completed the chapter. This was the last part. इसके बाद मैं ट्राई करूँगा एक और चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट का एक्सप्लेन कराने के लिए।
सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, ये एकदम बिल्कुल फ्री है, 100% बिल्कुल भी फ्री है। आप कहीं पे जाके ट्यूशन लेते हो तो उसके लिए फ़ीस पे करना पड़ता है, लेकिन यूट्यूब पे आप फ्री में इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत जल्द मेरे चैनल पे 12th स्टैंडर्ड के लिए भी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को अपने 12th स्टैंडर्ड दोस्तों के साथ भी रिकमेंड करो। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि मैं व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना रहा हूँ, तो बहुत जल्द वो ग्रुप बन जाएगा और उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जब भी कोई नया वीडियो या कोई नया अपडेट कोई भी चीज़ मुझे मिलता है मैं उसमें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, एज वेल एज PDFs भी मैं वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज यूट्यूब में मैं सिर्फ वीडियोस डाल सकता हूँ, उससे ज़्यादा कोई मटेरियल अगर आपको चाहिए, अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है और आपको क्विक रिप्लाई चाहिए, तो यूट्यूब पे इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप जब कमेंट करते हो तो कमेंट मुझे बहुत देर के बाद मिलता है, एंड हर कमेंट का रिप्लाई देना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई दूँ। आपने देखा होगा मेरे वीडियो पे जो भी कमेंट्स आते हैं हर कमेंट का रिप्लाई रहता है। फिर भी मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगा, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, और जब मैं उसको बनाऊंगा उसका अपडेट दूंगा मैं आपको। तब तक आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बहुत लोगों तक पहुँचा दो, और कुछ पसंद आया है तो लाइक कर दो, और कोई डाउट है तो comment section is there. That's it for today. We'll meet in next episode. Thank you.